नमस्कार साथियों। सीईटी मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इस सेकंड पार्ट में आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास में हम काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको काफी सारी टाइप्स जो है वो पता चलेंगी आज की क्लास में। इसके साथ ही क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं। पेपर अच्छे से करके आना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ करना है, एक ही बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, बार बार पढ़ने का समय नहीं होगा। टाइम की आपने सेविंग करनी है, चीजों को समय से खत्म करना है। ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन के पीछे लगे रहे और बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम ना बचे। तो क्वेश्चंस को सभी को पढ़ना है, क्वेश्चन के पेपर के एंड तक जरूर आपने जाना है, ताकि ऐसा ना हो कि पीछे अगर इजी क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो आपके छूट जाए। ठीक है, बाद में दुख नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो देखते ही आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा, और नहीं आता है तो उसको छोड़ें और आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा पेपर एटलीस्ट आपने पढ़ना है ताकि कोई आता हुआ क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो यही मेरा आपके लिए एक मैसेज था छोटा सा। क्लास थोड़ी सी लेट हुई, घर में गेस्ट आ गए थे। कोशिश तो ये थी कि 9 बजे तक ये क्लास आपके सामने आ जाए, लेकिन ये क्लास फिलहाल लेट हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, कोशिश करना स्पीड बढ़ा के देख ले। तो इसी के साथ फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ठीक है। बस क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोलते होंगे, देख लेना भाई, इतना नहीं आता मेरे को। ठीक है, तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। If the pair of linear equations 13x plus ky equal to k and 39x plus 6y equal to k plus 4 has infinitely many solutions, then the value of k is। यदि रैखिक समीकरणों के युग्म ये तथा ये के अनंत अनेक हल हैं तो k का मान क्या होगा। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट समझा दूं कि क्वेश्चन अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से आता है तो आप क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई, यहाँ पर दो वेरिएबल हैं। ठीक है, और ये लीनियर इक्वेशन है। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहां से एक सीधी लाइन आपकी बनकर आएगी। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसी दो इक्वेशन है तो मैं इसको अलग करने के लिए इसको पहली मान लेता हूं, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो लाइंस की इक्वेशन है, तो यहां से आपने ये कुछ कंडीशंस याद रखनी है। पहली क्या, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, यानी कि x और y के जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो अगर सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इस सिचुएशन में वन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, हिंदी में लिख लेंगे, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब वैसे तो मैं कहूंगा कि लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखने पे टाइम वेस्ट करेंगे तो क्लास नहीं देख पाएंगे, और इस टाइम पे मेन मोटिव है कि क्लास के क्वेश्चंस को कवर करना। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप समझे चीजों को ज्यादा। वन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब केवल एक हल होगा, और वो क्यों होगा, क्योंकि जब हम इन दो लाइनों को प्लॉट करेंगे तो वो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, तो वहां जिस बिंदु पर कट करेंगे तो वही एक पॉइंट जो है वो इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। यही इसका फर्स्ट पॉइंट है जिसे आपने याद रखना है। सेकंड पॉइंट जो होगा, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर ये वाली सिचुएशन आती है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, यानी कि सभी बराबर हैं, तो इस सिचुएशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यानी कि अनंत हल होंगे। कैसे होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, अनंत हल होंगे तो इसका मतलब क्या, कि एक लाइन के ऊपर ही आपकी दूसरी लाइन आएगी। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी तो जितने पॉइंट से वो लाइन बनी है उतने पॉइंट एक दूसरे को टच करेंगे, तो उतने टच करेंगे तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन यहां पर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अनंत हल होंगे इस सेकंड सिचुएशन के अंदर। ठीक है, क्लियर है। और थर्ड सिचुएशन आपकी होगी, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, तो इस सिचुएशन में नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट का मतलब कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब जो दोनों लाइंस हैं
वो एक दूसरे की कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यानी कि समांतर होंगी। जब वो आपस में टच ही नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो फिर सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां पर जो लाइनें होती हैं फर्स्ट सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग होती हैं। इंटरसेक्टिंग जिसको आप बोलते हैं प्रतिच्छेदी, पहली सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी। यहां होती है क्वांसिडेंट। क्वांसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक। ठीक है। और तीसरे वाली में जो होती है पैरेलल यानी कि समांतर रेखा। ठीक है। तो ये तीन सिचुएशन अगर आपने याद कर ली तो इस पर आपके क्वेश्चन होंगे। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में दे रखा है हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रखे हैं, इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सिचुएशन हमारी इस क्वेश्चन के अंदर होगी। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम रखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। हम किसको कंसीडर करेंगे, इनको। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो a1 क्या है, इस x का कोफिशिएंट यानी कि 13 अपॉन में a2 क्या है, इस वाले x का कोफिशिएंट यानी कि 39। दिस इज इक्वल टू, यहां से क्या लोगे y का कोफिशिएंट, दिस इज k, और इधर से y का कोफिशिएंट क्या है, दिस इज 6। ठीक है भाई। 13 3 39, 3 दूनी 6। तो यहां से k की वैल्यू जो आ रही है दिस इज इक्वल टू 2। तो k का मान जो है वो कितना आएगा, 2, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्लियर। तो ये कंडीशंस आपने याद कर लेनी है, इन कंडीशंस के बिहाफ पर आपका ये क्वेश्चन चलेगा। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, PQ इज द कोड एंड PT इज टेंजेंट एट P एंड एंगल POQ। POQ जो है वो आपका 70 डिग्री दे रखा है। देन द मेजर ऑफ एंगल TPQ। TPQ किसके बराबर होता है। दी गई आकृति में O एक वृत्त का केंद्र है, PQ एक जीवा है और PT P पर स्पर्श रेखा है तथा एंगल POQ 70 डिग्री है। तो एंगल TPQ का मान क्या होगा। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको दो सर्कल की छोटी सी प्रॉपर्टी समझाता हूं कि ये हमारा एक सर्कल है और ये इसकी एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा मतलब जो इसको टच करके जा रही है। ठीक है। ये इसकी स्पर्श रेखा इसको इस बिंदु पे टच कर रही है। ठीक है। तो यहां से अगर मैं इससे एक क्या खींचू, जीवा खींचू, कोड खींचू। देखो ऐसे, ये क्या है, कोड है, इसकी जीवा है। ये क्या है, स्पर्श रेखा है यानी कि टेंजेंट है। तो इससे जितना एंगल यहां बनेगा, ध्यान दीजिएगा कितना एंगल की बात कर रहा हूं। ये कोड जिस साइड गिरेगी, कोड किधर गिरेगी, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये इधर गिरेगी। ठीक है। इधर तो नहीं गिरेगी ना, इधर गिर जाएगी। तो जिस साइड गिरेगी कोड इस टेंजेंट पर, जितना एंगल वहां बनेगा उतना ही इसकी शेष परिधि पर बनेगा, यानी कि जितना यहां बनेगा उतना ही यहां बनेगा। इस कोड से जितने भी इस पोर्शन में एंगल बनेंगे सारे सेम बनेंगे। मतलब क्या है इस बात का कि अगर यहाँ 30 डिग्री एंगल बना तो यहां पर भी 30 बनेगा, यहां भी 30 बनेगा और यहां पर भी 30 बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है ये पॉइंट अगर आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट आपको मैं जो समझाना चाहता हूं वो क्या, कि यहां से अगर मैं एक कोड से इसकी इस शेष परिधि पर और इसके सेंटर पर दो एंगल अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां से सेंटर पे बनाया, इसकी शेष परिधि पर, तो अगर यहां थीटा बनता है तो यहां इसका डबल यानी कि टू थीटा बनता है। इससे, इस कोड से, इस जीवा से। ठीक है। तो इन दो रिजल्ट्स को आपने याद रखना है, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब जो डायग्राम है उसको हम एक बार यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप चीजों को समझे। यहां से एक स्पर्श रेखा है, ये वाली एक स्पर्श रेखा दे रखी है और इसी तरह से ये एक कोड दे रखी है जिसका नाम है P और Q। ठीक है। यहां से ये सेंटर दे रखा है हमारा, ये जो सेंटर है इसका नाम है O और ये T जो है ये हमारे यहां पर एक पॉइंट दे रखा है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि POQ, देखो POQ ये जो एंगल है आपका ये कितना है, 70 डिग्री। दिस एंगल इज 70 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल TPQ कितना होगा, तो TPQ यानी कि ये वाला एंगल हमसे वो पूछना चाह रहा है। तो देखो भाई, ये वही प्रॉपर्टी जो मैंने अभी अभी आपको समझाई है, क्या कि अगर ये स्पर्श रेखा है और इससे ये टेंजेंट है, टेंजेंट किस साइड गिरे, इस साइड गिरेगा। अगर इसको मैं सीधा आपको करके दिखाऊंगा इमेज को, तो ये टेंजेंट इधर गिरेगा। ठीक है भाई। तो ये इधर गिरेगा तो इससे इस बाकी के पोर्शन पे जो एंगल बनेगा, जितना यहां बनेगा उतना ही यहां पर भी बनेगा। क्या ये बात समझ में आई, ये बात मैंने अभी आपको समझाई थी कि जितना यहां बनेगा उतना ही इस बाकी के पोर्शन में बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। और मैंने दूसरी प्रॉपर्टी समझाई कि यहां जितना बनेगा उसका डबल यहां बनेगा। तो इसका मतलब यहां 70 बन रहा है तो यहां कितना बना, 35 बना। क्यों भाई, बना ना।
यहाँ 70 बन रहा है तो यहाँ कितना बना, 35 बना। तो ये 35 है तो फिर इसका मतलब ये एंगल भी कितना है, 35 डिग्री, और यही वो पूछना चाह रहा था। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो देखो अगर कंसेप्ट आपके पास है तो क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। ठीक है, ये फ्री का नंबर हो जाएगा, देखने में ऐसा लग रहा था कितना मुश्किल होगा। क्लियर, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 0 प्लस 9 की पावर 9 की पावर 0 इज, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 1। यहाँ पे 9 की पावर 9 की पावर 0, तो 9 की पावर 0 क्या देगा, 1 देगा। तो इसका मतलब ये बनेगा 9 की पावर 1। 9 की पावर क्या होता है, 9 ही होता है, 1। 9 की पावर 1 9 होगा, तो नोर एक आंसर कितना बनेगा, 10। तो आंसर बनेगा 10, और लिखा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्लियर है, बात आई समझ में। जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन मुश्किल आएंगे, कुछ एक आसान भी आते हैं जो कॉमन सेंस पर भी बेस्ड होते हैं। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ रहेंगे, तो आपके वो क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे। 15 वुमेन और 10 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 55 days. The number of days 5 women and 4 men take to complete the same project is, एक परियोजना को 15 महिलाएं या 10 पुरुष 55 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो उसी परियोजना को पूरा करने के लिए 5 महिलाओं और 4 पुरुषों को कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये बेसिकली आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जहां पे कॉन्सेप्ट लगता है MDH अपॉन में W, जहां पर M स्टैंड फॉर मैन पावर। M स्टैंड फॉर मैन पावर, वो आदमी भी हो सकती है, औरत भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। D स्टैंड फॉर डेज यानी कि दिनों की संख्या, S स्टैंड फॉर आवर यानी कि घंटे, एंड W स्टैंड फॉर वर्क। ठीक है, तो कह रहा है कि 15 औरतें, तो 15 वुमेन किसी काम को 55 दिन में कर सकती है, किसी प्रोजेक्ट को या किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 55 दिन में। या उसी काम को 10 आदमी कर सकते हैं 55 दिन में। क्या ये बात आ रही है समझ में। तो यहां पर ये 15 वुमेन जो है मैन पावर है, 55 क्या है, वो आपके डेज हैं। ठीक है, तो जो काम ये कर रही हैं वही काम ये 10 आदमी भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां से बनाना है आपने रेशियो। 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी कि 3 वुमेन इक्वल्स टू 2 मैन, और यहां से वुमेन अपॉन में मैन, दिस इज इक्वल टू, W यही था, M यहां पर आ गया, ये 2 यहीं पर था, और ये 3 यहां से डिवाइड में चला गया। यहां से ये जो आ गया, ये हमारे पास आ गई एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता, यानी कि काम को करने की क्षमता हमें पता लग गई। और मेन कंसेप्ट टाइम एंड वर्क का यही कहता है कि जब तक आपको किसी के काम करने की क्षमता नहीं मालूम होगी तब तक आप उससे काम नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल ली। अब अब उसने बोला कि द नंबर ऑफ डेज 5 वुमेन एंड 4 मैन टेक्स टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट। अब मुझे काम किससे करवाना है, 5 वुमेन और 4 मैन से, इनसे मुझे काम करवाना है। तो ये पूरी ही आपकी M की वैल्यू यानी कि मैन पावर है, और ये कितने दिन में काम करेगी ये मुझे नहीं मालूम। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर X लिख दिया। तो अब इनसे जो काम करवाना है, इनको बताओ तो सही कि क्या काम करवाना है। तो जो काम 15 औरतों ने 55 दिन में किया, 15 औरतों ने 55 दिन में किया, या जो काम 10 आदमियों ने 55 दिन में, आप किसी एक को इसके बराबर रख सकते। ठीक है, हमें इनसे जो काम करवाना है वो या तो ये या ये किसी को भी रख दें। उसके बाद अब जहां जहां W दिख रहा है वहां 2 से मल्टीप्लाई, जहां जहां M दिख रहा है वहां 3 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब एक औरत 2 काम करती है तो 5 औरत मिलकर कितना कर देंगी, 10 काम। एक आदमी 3 काम करता है तो 4 आदमी मिलकर कितना करेंगे, 12 काम। सिमिलरली एक औरत 2 काम कर रही है तो 15 औरतें 30 काम, और यहां पर आएगा 55। तो 12 और 10 22, 22 x इक्वल टू 30 इंटू में 55, काट दो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 से कटा 15 पे, और x की वैल्यू आ गई 15 पंजे 75, 75, यानी कि 75 दिन का जो है वो समय लगेगा इनको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं एक नॉर्मल सी स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि मुझे लंबा चलना है, अभी क्लास अभी खत्म नहीं होगी, लंबी चलेगी क्लास। ठीक है, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 1/5 ऑफ द सम, देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज।
यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज उस धनराशि का 5वां भाग है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। इसका मतलब मूलधन है हमारा 5। देखिए यहाँ पर 5वें भाग का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 जो है वो प्रिंसिपल मान लिए है। ठीक है, 1/5 शब्द लिखा है ना, इज 1/5 ऑफ द सम। देखो मैं इस 1/5 को लिख के दिखा रहा हूं, 1/5। यदि किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैंने लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 1/5 ऑफ द सम देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 1/5 ऑफ द सम, जिसके साथ ऑफ लगा हो, का लगा हो, वो हमेशा नीचे होता है। कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज 2 साल का उस धनराशि का 1/5, तो धनराशि कौन सी हुई, 5 हुई, तो 5 का 1/5 करोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। तो प्रिंसिपल हमारा 5 है, ब्याज हमारा जो है वो 1 है, टाइम जो है वो 2 साल है, तो हमसे पूछ रहा है कि दर कितनी होगी। ठीक है, आपसे दर पूछी जा रही है, तो आपको इस चैप्टर का फॉर्मूला पता होगा, PRT अपॉन में 100, यानी कि साधारण ब्याज होता है वो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 के बराबर होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। मूलधन की वैल्यू कितनी है, 5, दर की मालूम नहीं, टाइम है 2 साल, बटे में 100, और इधर लिखेंगे हम 1, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 है। 5 दूनी 10 से कट गया 1 0, और यहां से रेट की वैल्यू आ गई 10%, यानी कि दर जो होगी वो हमारी कितनी होगी, 10%, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो चीजों को ध्यान से समझ के आप करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the volume of a cuboid of length 5 cm, breadth 3 cm and height 4 cm is, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले घनाभ का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, घनाभ का वॉल्यूम होता है LBH। बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, सारी वैल्यू दे रखी है 5 3 4, तो 5 3 15, 15 चौके 60। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए आपका रहेगा आंसर। बिल्कुल जस्ट मल्टीप्लाई करना था, याद रखना फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, L इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जू हैड सम लायंस एंड सम पैरट्स, द कीपर काउंटेड 15 हेड्स एंड 50 लेग्स, देन द नंबर ऑफ लायंस इज। चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते थे, रक्षक ने 15 सिर और 50 पैर गिने, तो शेरों की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन की टाइप आती है इसमें 2 पैर वाले और 4 पैर वाले अक्सर यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, चाहे वो जानवर 2 पैर का है चाहे वो 4 पैर का है, उसके सिर कितने होंगे, सिर तो एक ही होगा। ठीक है, चाहे वो 2 पैर का जानवर है चाहे 4 पैर का है, उसका सिर एक ही होगा। ठीक है, सिर एक ही है लेकिन पैरों की संख्या अलग है, तो हम क्वेश्चन को यहां सिर से लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास टोटल 15 सिर हैं, देखो प्रैक्टिकल सी बात करूंगा बिल्कुल, अगर आपके पास 15 सिर हैं, ठीक है, जानवर के सिर हैं यानी कि शेर के हैं और यहाँ पर पैरेट्स के हैं। ठीक है, तो अगर 15 सिर हैं तो उन 15 सिरों के, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा, बोला जानवर कहाँ, बोला तोता तो जानवर होता ही नहीं है। भाई भावनाओं को समझो और चीज को समझने की कोशिश करनी है, वो जानवर का मतलब प्रजाति उनकी यही है। ठीक है, मैं जस्ट इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ये जानवर वर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि भाई वो जो है वो जीव है एक किस्म के। ठीक है, चाहे वो तोता है चाहे वो यहाँ पर हमारा शेर है। तो शेर के कितने होते हैं, 4 पैर, और तोते के होते हैं हमारे 2 पैर, लेकिन सिर तो सभी का एक ही है, चाहे वो तोता है चाहे वो सिर है। सिर तो 2 नहीं होते ना, शेर के 2 सिर, तोते के 2 सिर, तो बात हजम नहीं होगी। तो मैं प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूं कि यहाँ पर 15 सिर हैं, लेकिन अगर बात की जाए पैरों की तो 2 पैर तो एटलीस्ट है ही है, चाहे वो तोता है चाहे वो शेर है। हालांकि शेर के 2 एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन 2 पैर तो है ही ना, तोते के भी 2 पैर और शेर के भी 2 पैर। तो अगर 15 सिरों के 2-2 पैर लगाए जाएंगे तो हमारे 30 पैर यानी कि 30 लेग्स जो है वो लग जाएंगी। क्या ये बात आ रही है समझ में? अगर 15 सिरों के 2-2 पैर, 2 तो पैर है ही ना, 2 तो है ही है पैर, तो 2 पैर लगाएंगे तो 30 पैर जो है वो लग जाएंगे इन 15 सिरों के। हमारे पास टोटल पैर थे 50, इसका मतलब 20 पैर अभी हमारे पास बच गए। 20 पैर जो है वो बच गए, 30 ही लगे 20 बच गए। अच्छा मुझे बताओ ये 20 क्यों बचे, तुम दिमाग से सोच के देखो 20 क्यों बचे। 20 इसलिए बचे क्योंकि शेर जो है वो तो अभी 2 पैर का ही हुआ है, क्योंकि हमने तो 2 पैर लगाए हैं। तो 2 पैर लगाए हैं तो 20 पैर बच गए, तो 2-2 पैर और लगेंगे किसके, शेर के। तो कितने सिरों पे लग पाएंगे, केवल 10 सिरों के।
इसका मतलब शेर जो है वो 10 है। क्या बात आई समझ में? ये जो एक्स्ट्रा पैर बचे थे ये अभी दो दो और लगाने थे, तो कितने सिरों पे लगेंगे? तो दो दो और लगाऊंगा तो केवल 10 ही सिरों पे लग पाएंगे। इसका मतलब जो शेर हैं वो हमारे पास 10 है, और यही वो पूछना चाह रहा था कि शेर कितने हैं, तो 10 शेर हैं। अगर पूछे यहाँ पे तोते कितने थे, तो 15 में से 10 माइनस करके जो बच गए वो 5 पैरेट्स हैं। क्लियर है? बात यहाँ से समझनी है आपने, और बिल्कुल प्रैक्टिकल सा सॉल्यूशन इसका करना है। ज्यादा डिटेल की तरफ आपने नहीं भागना, और ये बिना लिखे हो जाएगा। ठीक है? इफ a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b के होल स्क्वायर इज। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए मुंह जुबानी कर सकते हो। a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 3 है, तो -1 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इन अ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:1, then the quantity of water in 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज। दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो 10 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा जो है वो कितनी होगी? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टोटल हमारे पास 10 लीटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:1। इस बात का मतलब ये हुआ कि 3 हिस्से दूध के हैं, 1 हिस्सा पानी का है, तो टोटल है 4 हिस्से। तो अगर मैं इस 10 को टोटल 4 हिस्सों में बांटूंगा तो ये 2×5 = 10, 2×2 = 4, ये आया 2.5 का, यानी कि एक हिस्सा जो है वो 2.5 के बराबर आ गया। क्लियर है? तो पूछ रहा था यहाँ पे वाटर कितना होगा, तो एक हिस्सा अगर 2.5 के बराबर है तो 1 × 2.5 यानी कि 2.5 लीटर जो है वो आपका क्या है, वाटर है। अगर पूछता दूध कितना है तो 2.5 × 3 करेंगे, दिस इज 7.5, यानी कि 7.5 लीटर फिर उसमें दूध हो जाएगा। ठीक है? तो हमने बस इस 10 लीटर को 3 हिस्से यहाँ रख दिए, एक हिस्सा यहाँ, तो टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्से की वैल्यू निकाल दी और आंसर को कर दिया। ठीक है? तो आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x plus 2/5 equal to x minus 1/2 then the value of x is। x का मान आपसे पूछ रहा है। एक तरीका तो ये होगा कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू को निकालो। ठीक है? 2 की मल्टीप्लाई x से, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 5 की मल्टीप्लाई x के, 5 की मल्टीप्लाई -5 से, तो यहां से x की वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 4 है, 4 + 2 यानी कि 6/5, 4 में से 1 गया 3/2, तो 6/5 3/2 के बराबर नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं बनेगी। क्लियर है? बाय ऑप्शन भी आप उठा सकते हैं। 5 रखूंगा एक्स की वैल्यू, तो 5 और 2 7/5, 5 में से 1 गया 4/2 यानी कि 2, तो दोनों फिर से इक्वल नहीं आएंगे। डी ऑप्शन रखूंगा तो 3 और 2 5, 5/5 यानी कि 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/2 यानी कि 1 आएगा, तो 1 बराबर है 1 की, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी रख के इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कर लोगे ना इतना तो? ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 इज। 16 और 24 का महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो जब भी आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है, तो ऑप्शन को उठा लो और सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 16, इससे इन नंबरों को भाग लगाओ। अगर इस नंबर से ये दोनों नंबर भाग हो गए, डिवाइड हो गए, तो इसका मतलब यही हमारा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है? तो 16 से देखो ये तो भाग होता है, लेकिन 24 16 से नहीं कटता, इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर नहीं है। फिर 16 से छोटा कौन सा है? 8, 8 से देखो 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 से दोनों नंबर कट रहे हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यही इसका एचसीएफ होगा। ठीक है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जिससे दोनों पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if the average age of 3 girls in a family is 4 years then the sum of their ages is। यदि एक परिवार में 3 लड़कियों की औसत आयु 4 वर्ष है तो उनकी आयु का योग क्या होगा? तो देखो भाई सिंपल सी बात है, एवरेज का मतलब होता है इक्वल होना। ठीक है? अगर परिवार के 3 लड़कियों की एवरेज एज 4 है तो इसका मतलब पहली लड़की भी 4 साल की है, दूसरी भी 4 साल की, तीसरी भी 4 साल की। तो एवरेज का कंसेप्ट सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं कि एवरेज का मतलब इक्वल यानी कि बराबर। तो पहली भी 4, दूसरी भी 4, तीसरी भी 4, तो तीनों की एज का टोटल कितना हुआ? 4 × 12, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये पूछ रहा था आपसे। ठीक है? इनकी आयु का योग कितना होगा? आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 9 to 54 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 बट नॉट बाय 3?
9 से 54 के बीच की कितनी संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाज्य होंगी परंतु 3 से नहीं। अब देखो कितना प्रैक्टिकल सा एक बच्चा सा क्वेश्चन है। जो नंबर 9 से कटेगा जाहिर सी बात है वो 3 से भी कटेगा। क्यों? क्योंकि 9 का एक फैक्टर एक गुणनखंड क्या है 3 है। तो 9 से जो भी नंबर कट रहा होगा 3 से जाहिर सी बात है कटेगा। लेकिन वो पूछ रहा था ऐसे कितने नंबर हैं 9 से 54 के बीच जो 9 से तो कट रहे हैं पर 3 से नहीं। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर बनेगा कोई नहीं यानी कि नन। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, थोड़ा सा समझ की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 माइनस 5/x इक्वल टू 7/x देन द वैल्यू ऑफ x इज। x का मान आपसे पूछ रहा है। तो एक तरीका तो आप ऑप्शन से उठा लो, ऑप्शन नहीं उठाना चाहते तो फिर आप लिखेंगे इसको 3/4 इक्वल टू राइट साइड में है 7/x और ये जो 5/x लिखा है इसको भी आप राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा 5/x। ठीक है, ये 3/4 है, बेस सेम है तो 7 + 5 दिस इज 12/x। ठीक है भाई, 3 से कटा ये 4 पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4 चौके 16। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाई ऑप्शन रखें या ऐसे करें जैसे आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी बिल्कुल मूल जुबानी है। तो कई पेपर ऐसे आ जाते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, तो ये उस तरह का एक पेपर है यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 3 + 10 की पावर 3 इज। तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 की पावर 3 यानी कि 10 × 10 × 10 यानी कि 1000। इन दोनों को ऐड करेंगे दिस इज 1008 यानी कि ऑप्शन सी 1008 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ यही गलती होती है, 1008 की जगह 1080 पे टिक हो गया या 1800 पे टिक हो गया तो वहीं पे आंसर जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से करने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन a wheel of 28 centimeter diameter make in traveling a distance of 880 centimeter is। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, तो एक पहिए द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाती है वो डिपेंड करता है परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ पहिया। ठीक है, क्लियर है? मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। ये हमारा एक छोटा पहिया है, ये हमारा एक बड़ा पहिया है। तो अगर मैं कह दूं इससे भी एक चक्कर लगाएं इससे भी एक चक्कर लगाएं, मान लो ये स्कूटी का पहिया है ये बाइक का पहिया है, तो एक चक्कर में कौन सा दूर जाएगा? तो आपको पता है स्कूटी का पहिया छोटा होता है तो एक पूरा चक्कर करके थोड़ी सी दूर जाएगा और ये बाइक का पहिया थोड़ी ज्यादा दूर जाएगा। तो कितनी दूरी तय करता है एक पहिया एक चक्कर में वो डिपेंड करता है उसकी परिधि यानी कि उसके घेरे पे। इसका क्या है? घेरा है, घेरा जिसको आप बोलते हैं सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि। ठीक है, तो परिधि क्या होती है सर्कल की? 2πr। तो कितनी दूर जाएगा वो डिपेंड करेगा 2πr यानी कि उसकी परिधि पर इनटू में नंबर ऑफ रोटेशन। ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर में जाएगा 2πr, दो चक्कर में जाएगा 2 × 2πr, तीन चक्कर में जाएगा 3 × 2πr, 10 चक्कर में 10 × 2πr यानी कि जितने भी चक्कर लगाएगा इस परिधि की उतने चक्रों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी जो है वो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 880 सेंटीमीटर इंटू में 2 और पाई जो है वो आपने 22/7 लेना है, ये मेंशन भी कर रखा है बकायदा। ठीक है, इंटू में रेडियस। अब रेडियस कितना होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 28 सेंटीमीटर जो है वो पहिए का व्यास है। व्यास क्या होता है? ये पूरा, ये 28 है तो रेडियस क्या होगा? इसका आधा यानी कि 14 इंटू में n। ठीक है, n हमें निकालना था तो 7 दूनी 14, 22 चौके 88, 0 2 से काटेंगे 20 पे कटेगा, 2 से काटेंगे 10 पे कटेगा और n की वैल्यू आ जाएगी टोटल 10 यानी कि 10 चक्कर वो लगाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, find the greatest number that will divide 99, 123 and 183 so as to leave the same remainder in each case। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 99, 123 और 183 को भाग देने पर हर बार एक ही संख्या शेष बचे यानी कि सेम शेष जो है वो आपका हर बार बचना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ये ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है आपका वो आपका HCF का क्वेश्चन है। देखो वो क्या पूछ रहा है, वो बड़े से बड़ा नंबर। ठीक है, किससे पहचान होती है आपकी कि HCF निकलेगा कि LCM निकलेगा? क्वेश्चन में कह रहा है वो बड़े से बड़ा नंबर जिससे हमारे नंबर पूरे पूरे कट जाएं। तो हमारे नंबर जिससे कटेंगे वो इनके नीचे होगा और नीचे क्या होता है? इनका HCF।
ठीक है भाई। ऐसा नंबर अगर पूछे जो इनसे पूरा पूरा कट जाए, यानी कि गिवन नंबर से पूरा पूरा कट जाए, वो होगा इनके ऊपर, यानी कि इनका एलसीएम। ठीक है भाई। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबरों से पूरा कटता है, और एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जिससे दिए हुए नंबर पूरे पूरे कट जाते हैं। क्लियर है? दोनों में फर्क ये है आपका। तो हमें कैसा नंबर निकालना है? ये वाला नंबर निकालना है। लेकिन लेकिन यह कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है? कि जैसी मैं उससे इनको डिवाइड करूं तो हर बार सेम शेष बचना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस, इन दोनों का। सिमिलरली इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस, और सिमिलरली एक तीसरा और बनाया जाता है, तीसरा और ऐसे बनाया जाता है भाई, इसका और इसका डिफरेंस। लेकिन आप इन्हीं से काम चला लो। इन दोनों का फिर निकालना एचसीएफ। ठीक है। 9 और 4 13, 9 और 2 11। सिमिलरली 0 और 2, सॉरी यहाँ पे 60 बचेगा। ठीक है। तो 24 और 60 का आप क्या निकाल लो? एचसीएफ। इनका क्या निकाल लो? एचसीएफ। तो एचसीएफ ही वो नंबर होगा जिससे 24 और 60 पूरे पूरे कटेंगे। तो ये हाईएस्ट नंबर आपने निकालना है। तो इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो हाईएस्ट नंबर 13 है, 13 से दोनों नहीं कट रहे, छोड़ दो। उसके बाद कौन सा है? 12। 12 से देखो, 12 दूनी 24 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है। तो आपको बता दूं, 12 ही वो हाईएस्ट नंबर है जिससे अगर मैं इनको डिवाइड करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये एचसीएफ किसका है? एचसीएफ तो इनके डिफरेंस का है। ठीक है। इससे ये तो पूरे कटेंगे, लेकिन जैसे मैं इन नंबर्स को डिवाइड करूंगा, ये हमेशा हमें सेम रिमाइंडर देंगे। करके देखना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। जैसे अगर मैं 96 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 8 96, शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। इसी तरह से मैं अगर 123 को 12 से भाग करूंगा तो 12 धाए 120, शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। और इसी तरह से अगर आप इसको भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा, जो कि सेम नंबर है हर सिचुएशन में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हर बार सेम शेष बचे, शेष बताया ना हो, तो उस सिचुएशन में आप इनका डिफरेंस लेंगे। इसी में एक टाइप और बता देता हूं। लेकिन अगर वो बोलता है कि हर सिचुएशन में 3 शेष बचे, तो फिर क्वेश्चन कैसे करते हैं? तो उसमें फिर आप इनमें से 3 नंबर को माइनस कर देंगे। जितना शेष आपको बताया है वो आप माइनस कर देंगे, और जो नंबर बचेंगे उनका ले देंगे आप एचसीएफ। क्लियर है? बात आई समझ में? अगर वो नंबर बता दे रहा है कि हर बार भाई 3 शेष बचे, हर बार 5 शेष बचे, जितना भी शेष बचेगा वो आपने पहले ही नंबर में से माइनस कर देना है, और जो बचे हुए नंबर आएंगे माइनस करके, उनका आपने एचसीएफ ले देना। ठीक है। और अगर वो नंबर बताए नहीं, तो फिर इस तरह से डिफरेंस लेके आपने करना है। 2 का डिफरेंस लेंगे, उसी से काम चल जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है। इतने से ही काम बच जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट। The product of two numbers is 15876. If the HCF of these numbers is 42, then the greater number is। दो संख्याओं का गुणनफल 15876 है। अगर इन संख्याओं का HCF 42 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है। अब देखो भाई, अगर हमारे को दो संख्याओं का HCF निकाल के दे दे, ठीक है, तो आप संख्या कैसे बनाते हैं? ठीक है। माना संख्या, माना संख्या इक्वल टू 42A एंड 42B, 42A एंड 42B, जहां पर A और B कैसे हैं? को प्राइम। अब ये बात हो सकता है नहीं समझ में आई हो, तो इस बात को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया हमारा 12, और एक नंबर ले लिया मैंने 16। ठीक है भाई। मेरे पास ये दो नंबर हैं। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालूं, तो आप देखिएगा ये दोनों नंबर 4 से कट रहे हैं। 4 3 12, 4 चौके 16। ये दोनों नंबर किससे कट रहे हैं? 4 से। 4 ही हमारा जो है वो एचसीएफ है, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर हमारे पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। अब डिवाइड करने के बाद ये जो दो नंबर बचे, क्या ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं किसी एक नंबर से? नहीं हो रहे हैं, एक्सेप्ट वन। ध्यान रखना, एक से तो सारे नंबर भाग होते हैं। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे अब 3 भी डिवाइड हो जाए और 4 भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो दो नंबर बचेंगे जो फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य। सह अभाज्य। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि हमारा एचसीएफ है 4, और इस 4 से लेके मैं ये आपको दो को प्राइम के टुकड़े दे दूं, और मैं कह दूं कि भाई फिर से मेरे को एक बार नंबर बना के दिखाओ, तो तुम कहोगे 4 इंटू 3 यानी कि 12, 4 इंटू 4 यानी कि 16। फिर से नंबर बन सकते हैं ना? कैसे? जब मैं 4 की मल्टीप्लाई इससे भी कर दूं और 4 की मल्टीप्लाई इससे भी कर दूं। तो अगर मैं इसके नाम यहां पर
3 और 4 ना रख के ए और बी रख दूं, तो 4 इंटू ए करूंगा तो पहला नंबर आएगा, 4 इंटू बी करूंगा तो ये दूसरा नंबर आएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। यही लिखा है मैंने कि 42 अगर हमारा एचसीएफ है तो एचसीएफ निकल गया तो पीछे के नंबर कैसे बचेंगे, को प्राइम। ठीक है, तो पहला नंबर बनेगा 42 है, दूसरा नंबर बनेगा 42 बी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 15,876 है। तो पहली संख्या है 42 ए, दूसरी संख्या है 42 बी, और इनका प्रोडक्ट है 15,876, 15876। तो बड़ी संख्या हमसे पूछ रहे हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे यहां से इसको कट पीट करके ए बी। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको काटूंगा, 3 से काट दूं, 3 से 14 पे कटा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 3 में 27, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 7 से काट दें, 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, बचा कितना 49, 39 बच गया, 7 पंजे 35, 7 छके 42। फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, बचा 15, 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 42 से इसको काटेंगे तो 7 से कटेगा, फिर 7 छके 42, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, और 6 नी में 54। तो यहां से ए बी जो है इक्वल टू 9 बचेगा, ए बी इक्वल टू कितना 9। ठीक है, तो ए बी ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जो को प्राइम हो, जिनका प्रोडक्ट आपको 9 देगा। तो 1 इंटू 9, ठीक है, और 3 तिया 9, इन्हीं से 9 बन रहा है, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। यहाँ पर को प्राइम वो होते हैं जो किसी एक नंबर से ना कटे, तो यहाँ तो 3 3 दोनों आपस में कट रहे हैं, तो ये दो नंबर हमारे पास बचेंगे। तो पहला नंबर हमारा बनेगा 42 इंटू में 1, और दूसरा नंबर बनेगा 42 इंटू में 9। तो 9 दूनी 18, 9 चौके 36 और 1 37, तो 378 और 42, ये हमारे दो नंबर बनेंगे। तो 378 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। क्लियर है, तो थोड़ा सा ध्यान से इस तरीके से आपने इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन क्या है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 27 किलोमीटर पर आवर। फाइंड फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप्स पर आवर। रुकने के स्थानों को निकालकर एक बस की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और शामिल करके 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रत्येक घंटे में बस कितने मिनटों के लिए रुकती है। देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक बस है जो एक तो जाती है नॉन स्टॉप, जैसे सुपर फास्ट होती है ना बस, जो कहीं नहीं रुकेगी, बस सीधी जाएगी, फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर फाइनल पॉइंट पे जाके रुकेगी। लेकिन एक बस है लोकल, तो वो क्या करेगी, रुक चलेगी, पहले स्टॉप पे रुकेगी, फिर चलेगी, फिर अगले स्टॉप पे। तो लोकल बस क्या है, रुकती हुई जाएगी, तो जाहिर सी बात है उसकी एवरेज स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में वो पूछना चाह रहा है कि जो बस है वो पर मिनट और पर आर, पर आर कितने घंटे मिनट के लिए रुकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने एक ट्रिक याद रखनी है इस टाइप के लिए, और वो ट्रिक क्या है कि दोनों स्पीड का डिफरेंस, पहली स्पीड है 36, दूसरी स्पीड है 27। ठीक है, दोनों स्पीड का आपने लेना है डिफरेंस, बटे में लेनी है बिना रुके की स्पीड, इनटू में आपने लेना है 60। ठीक है, यही सबसे शॉर्टकट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको करेंगे, दिस इज 9 अपॉन में 36 इंटू में 60, 9 से काटेंगे 4 पे कटेगा, 4 से काटेंगे 15, तो 15 मिनट पर आवर, यानी कि वो हर घंटे 15 मिनट के लिए यहाँ पर रुक रही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्लियर है, मैं फिर से बोल देता हूं कि इस ट्रिक को कैसे याद रखना है। पहली बात तो इस टाइप को याद रखें कि एक बस बिना रुके एवरेज स्पीड दे रखी है, और रुकने के साथ एक बस की एवरेज स्पीड दे रखी है। तो उस सिचुएशन में पर आवर कितने मिनट के लिए रुकती है उसको निकालने के लिए दोनों स्पीड्स का, दोनों एवरेज स्पीड जो दे रखी है उनका डिफरेंस बटे में बिना रुके स्पीड इनटू में 60, ये 60 पर मिनट चेक करने के लिए आप कितना मतलब घंटे पर मिनट कितने रुक रही है उसके लिए हमने मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A hall is 15 meter long and 10 meter broad. If the sum of the areas of the floor and the ceiling is equal to the sum of area of four walls, then the volume of the hall is।
एक होल 15 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो हाल का आयतन कितना होगा। ठीक है, देखिए आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं उस कमरे में तीन चीजें हैं, वो कमरे की लंबाई, एक कमरे की चौड़ाई और एक कमरे की ऊंचाई, ये तीन चीजें यहाँ पर है। और अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मुझे एल, बी और एच इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसने क्वेश्चन में ये बोला कि एक कमरे के जो फ्लोर और सीलिंग है, जैसा फ्लोर और सीलिंग क्या है, दोनों बराबर एरिया के होंगे, कि जितना एरिया इस फर्श का होगा उतना ही एरिया इस छत का भी होगा। तो आप मुझे ये बताइए, फ्लोर की तरफ देखें आप क्वेश्चन में, जो आपका फर्श है उसमें उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो आप उसकी लंबाई को लेंगे, आप उसकी चौड़ाई को लेंगे। फर्श की हाइट तो उसमें कोई आएगी ही नहीं, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, एल इंटू में बी, ठीक है। लेकिन ये जितना आपका फर्श का है उतना ही आपका छत का भी है। टोटल एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एल बी। क्लियर है? अब ये तो हो गया हमारा एरिया फर्श और छत का। ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग, द सम ऑफ एरिया ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द फोर वॉल। ये किसके बराबर है, सम ऑफ एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो चार वॉल्स का एरिया कितना होगा। तो मुझे बताओ, अगर हम एक दीवार की बात करें तो उस दीवार में लंबाई है और ऊंचाई है, यानी कि एल इंटू एच। और ये ऐसी ऐसी कितनी है, दो, जैसे एक एल एच है तो दूसरी भी एल एच है, ठीक है। दूसरी कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच। तो आप इसको कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू में एच। क्लियर है? ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे चार दीवारों का जो एरिया अगर आप निकालेंगे तो दिस इज ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से ट्वाइस ऑफ एल बी है, दो से दो कट गया, एल बी अपोन में एल प्लस बी इंटू में एच, ये हमारे पास कितना आ गया, रेशियो आ गया। तो रेशियो की जरूरत नहीं है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। रेशियो की क्या करेंगे बना के, एल और बी, लंबाई हमें दे रखी है 15 मीटर, और जो चौड़ाई है, लंबाई जो है 15 है और 10 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। तो हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो 15 प्लस 10 इंटू में एच, तो यहाँ 150 बटे में 15 और 10 25 इक्वल टू एच, 25 छिके 150। तो एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने इनकी वैल्यूज को जो हमें गिवन थी यहाँ पे पुट कर दिया। क्वेश्चन जैसे जैसे दे रखा था वैसे वैसे पढ़ के लिख दिया, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से हाइट मालूम कर ली। तो हमसे पूछ रहा था इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होता है एल बी एच। तो 15 इसकी लंबाई, 10 की चौड़ाई और 6 इसकी हाइट, तो 15 छिके 90 और एक 10 के नाम की जीरो, तो 900, 900, 900 क्या मीटर, मीटर में दे रखा है तो 900 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये हाल का आयतन हमसे पूछना चाह रहा था। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, in the first 10 overs of a cricket game the run rate was only 4, ठीक है। what should be the run rate in the remaining 40 hours to reach the target of 300 runs। एक क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 4 थी, 300 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बाकी बचे हुए 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने एवरेज के बारे में बात की थी और मैंने कहा था एवरेज का मतलब होता है इक्वल, यानी कि समान। तो अगर पहले 10 ओवर में रन रेट 4 थी तो इसका मतलब पहले ओवर में भी 4 रन बने, दूसरे ओवर में भी 4 रन बने और 10 ओवर में टोटल बने 40 रन। ठीक है, 10 ओवर में कितने बने, 40, बनाने कितने थे, 300। तो 300 में से ये क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 आवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 300। तो 300 रन हमने बनाने हैं, 40 हमारे बन चुके हैं, बचे कितने, 240, 260, 260 रन बच गए। तो ये 260 रन बच गए और ये 40 ओवर में बनाने हैं। तो एक ओवर में कितने बनेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 13 26, 6.5, ठीक है। 2 छिके 12, 2 पंजे 10, तो 6.5 रन आपको पर आवर जो है वो बनाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बने। क्लियर है? बात आई समझ में किस तरीके से आपने करना था। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सोल्व यूजिंग बोर्ड मास रूल, इसको बोर्ड मास के नियम से सोल्व करना है। और बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है इसको समझ लो एक बार। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, इस तरह की ब्रैकेट्स आपको क्वेश्चन में देखने को मिलती है और इसी सीक्वेंस में इनको सोल्व करना होता है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में बोलते हैं का। ठीक है, पहले ब्रैकेट हटानी है, उसके बाद ऑफ यानी कि का को हटाना। और का मतलब क्या होता है? ऐसे लिखा होगा 3 of 2। 3 of 2 का मतलब 3 गुना 2, ये ऑफ का मतलब होता है। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन में डिवाइड यानी कि भाग हटाना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर जमा और बाद में घटा। ये है आपका बोर्ड मास का नियम। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अगर हम इस नियम को फॉलो करते हैं तो हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिएगा यहाँ पे ये छोटी ब्रैकेट में दे रखा है, यहाँ इधर थोड़ा सा साफ दिख रहा है। मैं एक बार स्टेटमेंट को लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज 18, 18 - 6 और डिवाइड में 4। ठीक है भाई, और प्लस में फिर ब्रैकेट दे रखी है 72 - 12 डिवाइड 3 of 2। ठीक है, ये आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, स्टेटमेंट वहां नहीं दिख रही हो तो यहां से लिख लेता। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट सोल्व होगी। तो 18 में से 6 गए, कितने हुए? बचे 12, 12/4। अब यहाँ पे आ गए हम, जैसी सोल्व हुई हट जाएगी, आंसर लिख दो, बाकी का एज इट इज। 12 को 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, इतना सोल्व हो गया। इधर चलते हैं, इधर में माइनस भी है, डिवाइड भी है, ऑफ भी है। तो सबसे पहले क्या सोल्व होगा? ऑफ। 3 of 2 का मतलब होता है 6। अब क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है भाई, तो 12 को अब 6 से भाग करें, कितना आएगा? 2। और यहाँ पे 70 में से 2 गए, कितने आए? 68। ठीक है, तो 3 + 68 आप अगर करते हैं तो कितना बनता है? 71। तो आंसर कितना बनेगा? 71। 71 देखो, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं थी? 72 माइनस 12/3 of 2। 3 of 2 का मतलब 6। 6 से इसको भाग करेंगे, 2 आएगा। 72 में से 2 गए, तो सॉरी यहाँ पे देखो 72 है। यार गलतियां क्यों हो रही है इतनी? ये 72 है, 72 में से 2 गए, ये 70 आएगा। तो 70 और 3 73, 73। ठीक है, तो ध्यान से करना है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंज कम आ रही है लगता है आज मेरी, है? इसलिए तो आंसर कई बार क्वेश्चन करते करते गलत हो जाता है। माइंड जो है ना, वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स होना चाहिए। उसमें अगर कहीं इधर उधर की बातें चल रही होंगी तो वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पेपर करेंगे तो फिर माइंड में ना कुछ भी इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। कई बार प्रेशर होता है कि नहीं अब की बार नहीं होगा तो परिवार वाले पता नहीं क्या कहेंगे। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना माइंड में अगर चलती हैं कि नहीं फैमिली वाले गुस्सा करेंगे, कितना टाइम हो गया तेरे को तैयारी करते हुए। रियल जो कंपटीशन है ग्राउंड लेवल पे, उसको सिर्फ बच्चा ही फील कर सकता है। ठीक है, अगर आपने तैयारी करी है तो आप उस कंपटीशन को फील कर सकते हैं। और एक घर में बैठा व्यक्ति कैसी भी बातें कर सकता है, ले तू, तेरे को तो इतना टाइम हो गया, तेरे से ये टेस्ट नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं करते, तुम टाइम पास करते रहते हो। तो अगर इस तरह की बातें आपके मन में चलेंगी तो माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे माइंड में भी एक छोटा सा स्ट्रेस है। मैं मतलब जितनी खुशी से मुझे क्लास बनानी चाहिए, शायद उतनी एफिशिएंसी आज मैं नहीं यहाँ पर ला पा रहा हूँ, और इस वजह से मुझसे छोटी छोटी मिस्टेक्स भी हो रही हैं। ठीक है, और क्लास भी थोड़ा सा लंबी चलनी है, तो कहीं ना कहीं वो चीज फिर मैटर करती है। जितना रिलैक्स माइंड होगा उतना ये बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो कोशिश करनी है आपने एग्जाम में स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, बातों को एकदम छोड़ देना है। आपने देखना है कि आप बैठे हैं, मन में आपने फील करना है कि हम बैठे हैं, एग्जाम है, हमने करना है। और भाई कोई फांसी तो तोड़ने से रहा, अपना आपने बेस्ट देना है, आगे जो होगा उस मालिक की मर्जी। ठीक है, क्लियर? तो क्वेश्चन है आपका, a container contains 30 liter of milk. From this container, 5 liter of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. How much milk is now contained by the container? ठीक है, अब कितना उसमें दूध बचा है? एक बर्तन में 30 लीटर दूध है, इस बर्तन में से 5 लीटर दूध निकाल दिया गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया, उतना ही पानी मिला दिया गया, और इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। तो अब बर्तन में कितना दूध है? तो अब देखो दूध की शेष मात्रा, इसको करने का जो तरीका है, एक तरीका तो ये है,
दूध की शेष मात्रा यानी कि कितना दूध उसमें बच गया। क्वेश्चन तो क्लियर होगा ना कि भाई पहले टोटल 30 लीटर दूध था, उसमें से 5 लीटर दूध निकाला और पानी मिला दिया, तो अब ये प्योर नहीं रहा, ये मिलावटी हो गया। पहले तो 30 लीटर प्योर था, जैसे ही 5 लीटर निकाल के पानी मिलाया तो अब ये इम्प्योर हो गया, यानी कि एक मिक्सचर बन गया। फर्दर उस मिक्सचर में से 5 लीटर निकाला, फर्दर 5 लीटर पानी मिला दिया, अब ये और मिलावट होगी। फर्दर एक बार और 5 लीटर निकाला मिक्सचर, 5 लीटर पानी मिला दिया, तो बोल रहा है अब ये जो मिक्सचर बन गया ना, इसमें दूध कितना है। तो इसके लिए आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, थोड़ा सा आसान लगेगा इससे। दूध की शेष मात्रा कितनी होगी वो उसके लिए आप लिखेंगे सबसे पहले दूध की कुल मात्रा कितनी थी 30, इनटू में 1 माइनस कितना निकाला 5, कितने में से 30 में से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं जो बता रहा हूं, ये है आपका टोटल मिक्सचर। फिर ब्रैकेट लगा के आपने लिखना है 1 माइनस कितना हुआ 5, इसमें से 30 में से 5 लीटर निकालने ना हर बार। और ये प्रोसेस कितनी बार हुआ टोटल 3 बार। ध्यान दीजिएगा, पहली बार तो उसने बताया कि 5 लीटर निकाल के पानी मिला दिया, ये पहली बार हो गया। और कह रहा है कि 2 बार और अगर ये काम कर दिया जाए तो टोटल कितनी बार हो गया 3 बार। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे। 5 एकम 5, 5 6 के 30, दिस इज 30 इंटू में 6 1 जा 6 माइनस 1 करेंगे तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू में 5/6, 6 पंजे 30। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 बटे में 36। क्लियर है, तो इससे भाग लगाएंगे तो 36 एकम 36, 36 से 42, 6 और 6 12, 3 और 2 5, 265 बचेगा। अब 36 से भाग लगाएंगे, 5 पे नहीं चल रहा, 7 6 के 42, 7 पे चल रहा है, 7 6 के 42, 7 के 21 और 4 25। ठीक है, 7 पे चल रहा है, तो 17 पॉइंट कुछ किसका आंसर आएगा, तो कहीं लिखा ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 17.36 लीटर। तो 17.36 लीटर ये है इसमें दूध की शेष मात्रा।